नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट मिनरल है वो है आयरन। आयरन जो हमारे पास है मेनली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है जो हमारे हीमोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन में काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना रोल जो है वो प्ले करता है। तो इसमें आयरन जो डेली रिक्वायरमेंट है आयरन की मेल में वो 10 मिलीग्राम है और फीमेल में 18 मिलीग्राम है। टोटल बॉडी आयरन जो है वो 4 to 5 ग्राम बॉडी को नीड होती है। बॉडी आयरन जो चाहिए होता है वो 4 to 5 ग्राम। डाइटरी सोर्सेज की बात की जाए तो आयरन में हमारे पास एनिमल सोर्सेज में जो आयरन है वो अवेलेबल होगा, लिवर में हमारे पास मौजूद होगा और किडनी में मौजूद होगा आयरन। इसके अलावा हमारे जो डाइट में हमें एग में, यॉक, फिश और मीट में हमें मिल सकता है। और इसके अलावा एनिमल सोर्सेज में इसमें हमारे इसके बाद हमारे पास है प्लांट सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज में हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, डेट्स और बीन्स वगैरह में एंड जो इसके ये मेन सोर्सेज हैं। और नेक्स्ट है कि फंक्शंस ऑफ आयरन, मेन फंक्शंस ऑफ जो आयरन है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है विद हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, और आयरन रिजर्वायर, आयरन की डेपोजिशन एज अ मायोग्लोबिन, और सेलुलर एनर्जी, आयरन की मेटाबॉलिज्म के जरिए सेलुलर सेल की एनर्जी को मेंटेन करना। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट विद हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन जो है वो मोस्टली हमारे रेड ब्लड सेल में अवेलेबल होता है। 4 प्रोटीन सब यूनिट प्लस 4 आयरन कॉन्टेन हीम ग्रुप। ये जो हमारे पास है 4 प्रोटीन सब यूनिट्स होंगे, उसके साथ अटैच होंगे 4 आयरन कॉन्टेनिंग हीम ग्रुप्स। इसके बाद जो है ये डिलीवरी करवाएगा ऑक्सीजन टू सेल्स, और उन्हीं सेल से बैक कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स लेकर आएगा। इसके बाद आयरन रेजरवायर एज अ मायोग्लोबिन क्या करेगा कि फाउंड इन द मसल सेल्स, हीम ग्रुप के साथ ये एज अ प्रोटीन सब यूनिट अटैच होगा और रिलीज ऑक्सीजन टू सेल व्हेन नीडेड फॉर एटीपी प्रोडक्शन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। जहाँ पर हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह और एटीपी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत हो गया तो आयरन अपना इंपॉर्टेंट रोल हीम के साथ प्ले करवाएगा। हीम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। इसके बाद है सेलुलर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। सेलुलर एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हमारे पास एज अ साइटोक्रोम और आयरन एज अ को फैक्टर परफॉर्म करेगा। साइटोक्रोम में हीम कंटेनिंग कम्प्लेक्सेस हीम के साथ अटैच रहेगा और कम्प्लेक्स बनाएगा। फंक्शन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एटीपी प्रोडक्शन में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये हेल्प आउट करवाएगा। अलाउ कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू एटीपी के एटीपी में फास्फेट अटैच करवाकर ऐड करवाकर उसको एटीपी में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल रहेगा। इस एटीपी की प्रोडक्शन करवाएगा। आयरन एज अ को फैक्टर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प आउट कराएगा। सिट्रिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल और ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ग्लूकोज की सिंथेसिस में हेल्प आउट करवाएगा। अदर रोल्स ऑफ आयरन का साइटोक्रोम P450 जो हमारा एंजाइम है उसकी रेगुलेशन और उसके वर्क में उसको हेल्प आउट करवाएगा। उसके बाद को फैक्टर फॉर द एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम, हमारे पास जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन एंजाइम्स हैं उसके साथ एज अ को फैक्टर अटैच होकर उनको कैटलाइज करवाएगा। उसके अलावा ये प्रोटेक्ट करेगा डीएनए, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटीन्स वगैरह को प्रोटेक्ट करवाएगा। हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गया, हमारा डीएनए हो गया और प्रोटीन जो हैं उनको आयरन प्रोटेक्ट करवाएगा। को फैक्टर फॉर द एंजाइम टू मेक डीएनए, एंजाइम के साथ एज अ को फैक्टर अटैच होकर डीएनए की सिंथेसिस करवाएगा। मेन फंक्शन जो है इसकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म में सेलुलर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। उसके बाद आयरन रिजर्वायर, आयरन की डेपोजिशन, और उसके बाद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। मेन इसके बायोकेमिकल 3 फंक्शंस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है कॉपर। कॉपर जो है, कॉपर में हमारे पास डेली सोर्सेज जो हैं वो हैं नट्स, मशरूम्स, मीट, डायरी फ्रूट एंड पोटैटोज। इसके बाद जो है इसके मेन फंक्शन ऑफ जो कॉपर है वो है नीडेड टू ऑब्जर्व एंड यूटिलाइज आयरन। कॉपर क्या होगा कि आयरन की ऑब्जर्वेशन कराने में हेल्पफुल होगा। हमें बॉडी में कॉपर की ज़रूरत होगी आयरन की ऑब्जर्वेशन कराने के लिए। पार्ट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम सुपर ऑक्साइड डायमिटेज। इसके बाद ये जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स हैं, विटामिन हैं, उनका ये एज अ फंक्शन, एज अ पार्ट, एज अ को फैक्टर परफॉर्म अपना रोल प्ले करेगा। इसके बाद एटीपी सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करेगा और साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के साथ अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। कनेक्टिव टिश्यू की सिंथेसिस, उसकी डेवलपमेंट और उनके प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्पफुल होगा। इसके बाद हमारे पास कॉपर की डेफिशिएंसी है। कॉपर की डेफिशिएंसी में दो मेन इंपॉर्टेंट डिसीजेज, मेंकीज डिसीज़ और विल्सन डिसीजेज। मेंकीज डिसीज़ में हमारे पास जो एक्स लिंक्ड होगा ये एक एस लिंक रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। जो इसमें जो क्या होगा कि पुअर कॉपर ऑब्जर्वेशन होगी और कॉपर जो है वो पुअरली ऑब्जर्व होगा और स्टीली हेयर सिंड्रोम होगा।
हेयर का सिंड्रोम वगैरह होगा, और ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ की डेवलपमेंट वगैरह जो है वो रुक जाएगी इसमें। मैंकीज डिजीज़ ड्यू टू द कॉपर डेफिशिएंसी। जिसके Wilson disease, it is an autosomal recessive disorder due to increased copper absorption। जो हमारे पास मैंकीज डिजीज़ थी, ये थी पुअर ऑब्जर्प्शन ऑफ कॉपर ऑब्जर्प्शन था, और ये है इंक्रीज कॉपर ऑब्जर्प्शन। ये इसमें क्या होगा कि लिवर में कॉपर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, एक्सेसिव यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर, और या लिवर में जब ज़्यादा हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि सीरम लेवल जो है वो इसका डिक्रीज़ हो जाएगा। सीरम लेवल में के डिक्रीज़ होने की वजह से कॉपर एक्यूमुलेट्स इन लिवर, ब्रेन एंड किडनी, CNS लीजन विद मस्कुलर इन कोऑर्डिनेशन। ये इसकी डेफिशिएंसी की वजह से दो मेन डिजीज़ होगी। इसके बाद हमारे पास है आयोडीन, एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। आयोडीन हमारे पास थायराइड हार्मोन की डेवलपमेंट और थायराइड हार्मोन में T3 और T4 की फार्मेशन में हेल्पफुल होगा। टोटल आयोडीन कंटेंट हमारी बॉडी में 20 to 40 मिलीग्राम होगा, 20% इन थायराइड ग्लैंड। प्लाज्मा आयोडाइड लेवल, प्लाज्मा में इसका जो लेवल है 0.3 to 0.5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। डेली इनटेक हमारी बॉडी को जो ज़रूरत है वो है 500 माइक्रोम, ऑलमोस्ट ऑल ऑब्जॉर्ब्ड। ये हमारे पास सारे का सारा आयोडीन ऑब्जॉर्ब हो जाता है। रिमेनिंग एक्सक्रीट इन द यूराइन, 500 मिलीग्राम से अगर ज़्यादा हो गया तो वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। डाइटरी सोर्सेज इसमें सीड फूड, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, आयोडाइज साल्ट एंड कोल्ड लिवर ऑयल। इसके बाद फंक्शन ऑफ आयोडीन जो हमारे पास हैं वो है कंपोनेंट ऑफ T3 एंड T4, ट्राई आयोडोथेरोनिन एंड थायरोक्सिन T4 का मेन कंपोनेंट है। रेगुलेट्स एंजाइम मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ डेवलपमेंट। ये रेगुलेट करता है हमारी एनर्जी मेटाबॉलिज्म को, हमारी ग्रोथ को और उसकी डेवलपमेंट को। साइंस ऑफ डेफिशिएंसी सीवियर फटीग और लेथर्जी। मेन आयरन डेफिशिएंसीज आर ग्वेटर, लेस सीवियर रहेगा, लेस आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से ग्वेटर जो है लेस सीवियर रहेगा। इन लार्ज थायराइड ग्लैंड, इसमें क्या होगा कि हमारा थायराइड ग्लैंड इन लार्ज हो जाएगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। इंक्रीज थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, अटेम्प्ट टू इंक्रीज थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा ड्यू टू द इन लार्ज थायराइड ग्लैंड ड्यू टू द बॉडीज अटेम्प्ट टू इंक्रीज थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। इसके बाद हमारे पास है क्रिस्टिनिज्म, सीवियर रहेगा ये ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से सीवियर हो जाएगा। सीवियर आयोडीन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान आयोडीन की ज़्यादा कमी की वजह से डिजीज़ होगी। सीरियस प्रॉब्लम इन बेबीज़, बेबीज़ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस हो जाएंगी। स्टंट ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाएगी। डेफ बहरे हो जाएंगे, म्यूट और मेंटली रिटार्ड होंगे। इसके बाद हमारे पास आयोडीन की टॉक्सिसिटी क्या होगी, हाइपर थायराइडिज्म होगा और हाइपोथायराइडिज्म होगा। इसके बाद फार्मेशन ऑफ ग्लूटर होगा। थायराइड ग्लैंड जो है थायराइड हार्मोन की या तो प्रोडक्शन ज़्यादा कर देगा या उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी ड्यू टू द आयोडीन टॉक्सिसिटी, या आयोडीन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा या आयोडीन डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है क्रोमियम। क्रोमियम के मेन फंक्शन जो हैं वो हमारे पास रेगुलेट करेगा इंसुलिन को, विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। इंसुलिन को रेगुलेट करवाएगा हमारी बॉडी में। और क्रोमियम का मेन जो फंक्शन है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट है। इंक्रीज लीन मैसेज और डिक्रीज फैट मैसेज, फैट मैसेज को लेस करेगा और बॉडी वेट वगैरह को इंक्रीज़ करवाएगा, फैट वगैरह को कम करवाएगा क्रोमियम। मेन दो इसके फंक्शन है कि इंसुलिन को रेगुलेट करवाएगा या ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करवाएगा। इसकी जो डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी है, डेफिशिएंसी इसकी हो सकती है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को एलिवेट करवा देगा, या डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, या वेट लॉस वगैरह। ये इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो काजेज होंगी वो होंगी। ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेट कर जाएगा। इंसुलिन की सेंसिटिविटी डिक्रीज, प्रोडक्शन इसकी कम होगी और बॉडी के फैट इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी वेट लॉस हो जाएगा। टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होगा कि रेयर, ज़्यादातर ये रेयर रहेगा, लिवर और किडनी डैमेजेस होंगे। can be toxic at very high levels. इंडस्ट्रियली रिलीज क्रोमियम कैन बी टॉक्सिक एट वेरी हाई लेवल्स। इसके बाद हमारे पास है मैग्नीज। इसकी जो डेली हमारे बॉडी में है वो है 4 to 6 मिलीग्राम। ब्लड में इसका लेवल है 4 to 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। मैग्नीज ये एक्सक्रीट होता है हमारे बाइल पेनक्रियाटिक जूस में। द ऑब्जॉर्प्शन इज़ इनहिबिटेड बाय द आयरन, इसकी जो ऑब्जॉर्प्शन है वो हमारी बॉडी में आयरन से इनहिबिट हो सकती है। इट बाउंड टू स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स, ये हमारे स्पेसिफिक जो हमारे कैरियर प्रोटीन्स हैं उनके साथ अटैच होता है मैग्नीज। और एंजाइम आइदर कंटेन आर एक्टिवेटेड बाय द मैग्नीज और अदर एंजाइम जो हैं वो एक्टिवेटेड मैग्नीज की वजह से हैं, वो हेक्सोकाइनेज, हेप्टिक और इंटेस्टाइनल फास्फेट, पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज और आर्जिनेज एंजाइम वगैरह, ये मैग्नीज की वजह से एक्टिव होते हैं। इनकी
कैटालिसिस वगैरह करवाने के लिए एज अ को फैक्टर अटैच होगा और उनकी एक्टिवेशन वगैरह करवाएगा। मैग्नीज़ के डाइटरी सोर्सेज और इसकी रेगुलेशन। इसके बाद फंक्शन ऑफ मैग्नीज़, बायोकेमिकल फंक्शन जो है वो है कि को फैक्टर एज अ अपना वर्क प्ले करेगा और हेल्पफुल होगा हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज की सिंथेसिस और बोन की फार्मेशन में। को फैक्टर फॉर द सुपर ऑक्साइड हमारे पास जो है हमारे एंजाइम्स होंगे उनका एज अ को फैक्टर रहेगा। और मैग्नीज़ जो है वो मैग्नीज़ डिपेंडेंट एंजाइम जो हैं वो जिनको इसने एक्टिवेट कराना है वो डीकार्बोक्सिलेज, फास्फेटेज, ग्लाइसरोल ट्रांसफरेजेज ईटीसी। इसके बाद ये डाइजेशन ऑफ फूड वगैरह में और स्पोर्ट इम्यून सिस्टम वगैरह की परफॉर्मेंस में हेल्प आउट करेगा मैग्नीज़। फंक्शन ऑफ मैग्नीज़ रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड सेलुलर रिप्रोडक्शन, बोन ग्रोथ और स्पोर्ट्स ब्लड क्लॉटिंग अलॉन्ग विद द विटामिन के बॉडी क्लॉट विटामिन के साथ ब्लड क्लॉटिंग, बोन की ग्रोथ और हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन उसकी रेगुलेशन और ब्लड शुगर लेवल की ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट करवाएगा मैग्नीज़। Main biochemical function as a performed by the manganese are antioxidant role in the metabolism of carbohydrates and bone development। हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट एक मिनरल में से जिंक, जो हमारे पास पेपर वगैरह में रिपीट होता रहा है। तो जिंक में हमारे पास उसकी जो सोर्सेज हैं वो मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट, प्लांट्स और इसकी अवेलेबिलिटी इन्फ्लुएंस्ड बाय द आयरन एंड कैल्शियम। आयरन और कैल्शियम की वजह से इसकी बायो अवेलेबिलिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है। मेन फंक्शन बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ जिंक आर एसेंशियल मिनरल प्रेजेंट इन एवरी सेल। हमारे एवरी सेल में ये एसेंशियल मिनरल एज अ एसेंशियल मिनरल प्रेजेंट होगा। सपोर्ट हेल्थ इम्यून सिस्टम, असिस्ट इन द वाउंड हीलिंग, हमारे वाउंड इंजरी वगैरह की हीलिंग वगैरह में हेल्प आउट करेगा, असिस्ट करेगा। इंसुलिन स्टोर्ड एज अ पेंटा एंड हेक्सा जिंक इंसुलिन कम्प्लेक्स। ये जो है इंसुलिन स्टोर्ड जो है इंसुलिन में जो ये स्टोर्ड रहेगा एज अ हेक्सा जिंक इंसुलिन कम्प्लेक्स की फॉर्म में। सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल फंक्शन, ये हमारे जो सेंसेज हैं टेस्ट और स्मेल के उनको स्ट्रॉन्ग और हेल्पफुल बनाएगा। नीडेड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेंस, हमारे एडोलेंस, चाइल्डहुड और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में नॉर्मल ग्रोथ को मेंटेन करेगा। फंक्शन ऑफ जिंक स्टिमुलेट एक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली 250। इसके बाद जो है इस एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा ALT की, फास्फेटेज की, RNA DNA पॉलीमरेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड थाइमीन काइनेज, इन एंजाइम की स्टिमुलेशन कराएगा। इसके बाद प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जो हमारे पास प्रोटीन है रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट एंड सेंसेशन इन माउथ, गेस्टिन जो हमारे पास एंजाइम है उसको फंक्शन को हेल्पफुल करवाएगा, उसके फंक्शन को रेगुलेट कराएगा। फंक्शन ऑफ जिंक एज अ को फैक्टर ये अटैच होगा RNA की सिंथेसिस में और स्टेबलाइज कराएगा प्रोटीन को डेट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। जिंक फिंगर्स एंटीऑक्सीडेंट और स्टेबलाइज सेल मेम्ब्रेन्स, एंटीऑक्सीडेंट वर्क करेगा बॉडी में और स्टेबलाइज सेल मेम्ब्रेन की डीनेचरेशन नहीं होने देगा। जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से ग्रोथ फेलियर हो जाएगा, रिड्यूस टेस्ट सेंसेशन। इसके बाद डिले वाउंड हीलिंग, डर्माइटिस और सेंसिटिविटी टू द इन्फेक्शंस, मेनली हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। इसके बाद टेस्ट सेंसेशन कम हो जाएगी, वाउंड हीलिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा हो जाएगा।